अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, जितने पार्टिसिपेंट, डॉक्टर साहबान, लेडी डॉक्टर साहबान, जितने सारे लोग आए, बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया। और सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी का शुक्रिया जिन लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम अरेंज किए, हम डॉक्टर बाबर साहब, इशफाक साहब, आसम बिलाल साहब और जितनी इनकी टीम है, मेरा ख्याल है इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और मैं डॉक्टर शगुफ्ता रहमान साहबा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरी मदर लाइक फ़िगर है, ये इनकी शफ़क़त है, ये इतनी सारी बातें इन्होंने की। मैं एक आम सा स्टूडेंट आदमी हूँ। तो खैर हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है जर्नी थ्रू फाटक रेपर्टरी। लास्ट टाइम भी हमने फाटक रेपर्टरी पे बात की, उसी की कंटिन्यूशन है। कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए थे पहले सेशन में। कुछ कॉन्सेप्ट्स थे, मैं चाह रहा था कि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स बन जाएं कि फाटक रेपर्टरी है क्या। अब उसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, कैसे केसेस सॉल्व कैसे करते हैं, और कुछ फाटक रेपर्टरी के बड़ी चीदा पॉइंट्स हैं जो हमें अगर पता चले तो हमारी प्रैक्टिस में बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ सकती है। हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को किसी को ये पता है ये बंदा कौन है? कोई बताएगा? जिंदाबाद। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये डॉक्टर नईम साहब का भी खैर बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल, ये मोहम्मद अली सतपारा, ये माउंटेनियर पाकिस्तानी क्लाइंबर हैं, और इनकी स्पेशलिटी ये थी कि दुनिया में 14 माउंटेन्स हैं जो 8000 मीटर की बुलंदी पे हैं। इन्होंने 8 सर की थी, और ये लास्ट टाइम 5 फरवरी को इनका लास्ट रब्ता हुआ। इन्होंने K2 सर करने की कोशिश की और मिसिंग हो गए। ये 3 लोग थे, एक ये जॉन सनौरी हैं, मोहम्मद अली सतपारा और ये JP मोहर। ये 3 लोग थे, तीनों मिसिंग हुए। मैं एक तो पहले ये हमारे हीरो हैं, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ। ये बड़े बुलंद हौसले के लोग होते हैं जो पहाड़ों पे जाके कहाँ कहाँ जाके अपनी मुल्क का नाम रोशन करते हैं और अपनी एक अज़म रखते हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरती है K2। ये यहाँ पे सर करने गए थे, और ये जिस जगह पे ये नेक है इसकी, यहाँ से ऊपर थे तो C4 के मुकाम पे, तो ये वहाँ से मिसिंग हुए। जब ये मिसिंग हुए, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। जब मिसिंग हुए तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोप-MI का सबसे बड़ा एक मिशन स्टार्ट हुआ, सर्च ऑपरेशन। सेटेलाइट से इमेजेस ली गई, ये कहाँ पे इनकी लास्ट लोकेशन क्या थी। उनके बेटे ने, साजिद अली सतपारा ने बताया कि इनको यहाँ पे देखा था, उससे ऊपर उन्होंने लोकेशन ट्रेस की। उन्होंने क्या प्रोबेबल ये जगह पे हो सकते हैं, हो सकता है ये गार बना के रह रहे हों, तो इनको ढूंढा जाए। उन्होंने लोकेशन बनाने के बाद उन्होंने K2 पे एक जगह स्पेसिफाई की। उन्होंने कहा हो सकता है अगर वो ज़िंदा हुए तो वो इस जगह पे होंगे। सर्च ऑपरेशन जारी हुआ। सर्च ऑपरेशन का आपको बड़ा एक थीम बताऊं, उन्होंने करना क्या था कि C-130 त्यारा, जो जंगी त्यारा, उस पर एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड लाइट, जो लाइट पोर्ट्रे करनी थी यहाँ पे, और उसे पता चलना था कि ये ज़िंदा या नहीं ज़िंदा। अच्छा, उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका प्रिंसिपल क्या था कि अगर वो ज़िंदा होते तो पता चल जाता। वो इंफ्रारेड लाइट्स जो थी वो डिटेक्ट करती थी हीट को। यहाँ पे -50 टेम्परेचर है, बर्फ़ ही बर्फ़ है। अगर हीट होती तो वो डिटेक्ट कर लेते कि यहाँ पे मोहम्मद अली सतपारा, ये लोग ज़िंदा हैं, ये कोई गार बना के रह रहे हैं, तो इनको रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जिस तरह पहाड़ को हमने अगर स्कैन कर रहे हैं तो हमें एक प्रिंसिपल होता है कि उस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अच्छे रिजल्ट्स ले सकते थे, लेकिन वो ज़िंदा नहीं थे। इसी तरह एज अ डॉक्टर हम भी पेशेंट्स को स्कैन करते हैं। हम पेशेंट को हेड टू टो स्कैन कर रहे होते हैं। हमारे पास जब भी कोई पेशेंट आता है, बात सुनिए बस ठीक है। जब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है तो हम हेड टू टो इसको स्कैन कर रहे होते हैं। हम सर से लेके सर के बाल इसके किस तरह से, अच्छा स्कैन किस किस तरह से हम कर सकते हैं? फिजिकल बॉडी कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसका सर कैसा है, स्किन का टेक्सचर क्या है, बाल कैसे हैं, उसके सर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जिस तरह हम फिजिकल सारे प्रॉब्लम हम ऊपर से नीचे तक जाते रहते हैं। एज अ डॉक्टर हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम पेशेंट को स्कैन करें, नंबर 1। फिर दूसरा क्या हो सकता है, हम उसके मेंटल लेवल पे जा सकते हैं। पेशेंट डल है, एक्टिव है, इरिटेबल है, उसकी स्टेट ऑफ माइंड को देख सकते हैं। तीसरा उसके इमोशनल पैटर्न लाइफ के क्या है। तो हमने एज अ डॉक्टर पहली लर्निंग ये है कि हमने पेशेंट्स को स्कैन करना होता है कि पेशेंट का हाईली प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है जिसके लिए पेशेंट हमारे पास आया।
क्योंकि एक बात आप सब लोगों ने बहुत सारे अच्छी तरह जानते होंगे कि एक बात होम्योपैथी में बड़ी मशहूर है कि हम कहते हैं कि हम मर्ज़ का नहीं मरीज़ का इलाज करते हैं। वो मरीज़ का क्या इलाज करते हैं, हम पूरे मरीज़ को स्कैन कर रहे हैं। अब स्कैन करके अगर उसमें डिफरेंट डिजीज़ भी हैं तो हम उसका पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं कि कौन से पैटर्न से इसकी डिजीज़ आ रही हैं, किस तरह की ससेप्टिबिलिटी है, किस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, तो वो चीज़ों को हम स्कैन कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। फाटक रेपर्टरी पे हमने लास्ट टाइम भी बात की, लेकिन इस दफ़ा फाटक रेपर्टरी, ये मेरे हाथ में ये फाटक रेपर्टरी, इसके प्री फेस में एक बात लिखी है। अगर हम फाटक रेपर्टरी को समझना चाहते हैं तो इस प्री फेस की ये जो 3 या 4 लाइंस हैं ये बहुत अहम है। अगर हमें ये समझ आ जाए तो हमारी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। मैं आपको बड़ी डिटेल में आराम से पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि रेपर्टराइजेशन डजंट मीन मैकेनिकल रेपर्टराइजेशन। इसका ये मतलब है कि मैकेनिकल रेपर्टराइजेशन जब हमारे पास पेशेंट आता है तो उसका ये मतलब नहीं कि हम मैकेनिकली हेड टू टो पेशेंट आगे का सर दर्द है तो सर दर्द लिख लिया, रेपर्टरी में हम सर दर्द भी लिखेंगे। जब तक सर दर्द अगर कोई मोडेलिटी से, कोई ख़ास कंकोमिटेंट से, किसी ख़ास अगर वो सिम्टम कंप्लीट नहीं होती तो हम नहीं लेंगे। वो फिर मैकेनिकल बातें हैं। पेशेंट आगे में बहुत सारी इसी तरह बातें बताते हैं। फिर उन्होंने कहा टोटलिटी ऑफ सिम्टम डजेंट मीन न्यूमेरिकल टोटलिटी। हम अक्सर कहते हैं ना पेशेंट की हमने टोटलिटी बनानी है, उसका ये मतलब नहीं है कि नंबर गेम है कि हमने जी 6 सिम्टम इकट्ठी करेंगे तो कोई बात बनेगी, 4 करेंगे, 8 करेंगे। न्यूमेरिकल टोटलिटी भी नहीं है। तो फिर एक्चुअल में है क्या रेपर्टराइजेशन? फिर उन्होंने खुद ही इसका जवाब दिया, बट क्वालिटेटिव टोटलिटी, क्वालिटेटिव टोटलिटी बनानी है। जो पेशेंट की हम सिम्टम ले रहे हैं हम देखेंगे कि वो क्वालिफाई करती हैं कि नहीं करती हमारी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। अच्छा, वो क्वालिटी क्या है? उन्होंने इसको भी आगे एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा वन पेक्यूलियर concomitant or an unusual condition may determine the totality of the case। सिर्फ एक भी अगर हमारे पास कोई पेशेंट की बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मोडेलिटी मिल जाती, मोडेलिटी कहते हैं किसी चीज़ से बढ़ती है उसकी तकलीफ़ या कम होती है, या कंकोमिटेंट। कंकोमिटेंट हम कहते हैं कि जिसका डायरेक्ट जो हमारी पेशेंट हमारे पास अगर कफ़ के साथ आया, वो कहता है कि डॉक्टर साहब जैसे ही मैं कफ़ करता हूँ मेरा यूरिन निकल जाता है, तो ये उसकी कंकोमिटेंट है, उसका कोई रिलेशन नहीं होता। या एक पेशेंट ने आगे कहा डॉक्टर साहब जब मुझे खांसी आती है तो मेरे ना हाथों में भी दर्द होता है, कोई रिलेशन नहीं, इसका कंकोमिटेंट। अगर इतना स्पेसिफिक किसी पेशेंट का हमें कोई कंकोमिटेंट मिल जाए, इसको कंकोमिटेंट कहते हैं, तो हमारे लिए ये मोर देन इनफ है प्रिस्क्राइब करने के लिए। और हमारा काम भी जिस तरह मैंने कहा ना कि वो स्कैन करके हमने इस लेवल तक पहुंचना होता है। वो एक वो सूफी विजडम है ना कि गल एक नुक्ते विच मुकदी है, वो एक नुक्ता ये है, हमने पेशेंट को इस लेवल तक लेके जाना होता है। हम क्योंकि खुद अगर एज अ डॉक्टर हम खुद सुपरफिशियल बातों में रहेंगे, अच्छा जी क्या होता है, ये होता है, अच्छा जी ठीक, और जी और, पेशेंट ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, हम अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, इस चीज़ के बारे में हम जब छोटे होते थे तो इस तरह के बहुत सारे काम करते थे, कोई बताएगा ये क्या है? ये डॉक्टर साहबा की बात सही है, मैग्नीफाइंग ग्लास, आप भी ठीक कह रहे हैं। और इसके अलावा इसका प्रिंसिपल क्या होता है? और फिर उसको एक नीचे पेपर के ऊपर जो है एक पिन पॉइंट के ऊपर जब लाते हैं तो जो पेपर है इसमें आग लग जाती है, या वहाँ से वो बर्न होना शुरू हो जाता है। आग क्यों लगती है वहाँ पे? उसको एक पॉइंट मिल जाता है, एक पॉइंट ले जाते हैं। बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास में बिल्कुल। अच्छा, यही बात या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होता ये है कि हमारे पास जब पेशेंट आता है वो इतनी सारी सिम्टम लेके आ रहा होता है, हमने फोकस करना होता है इसका हाईली प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है। वो जो एक कंकोमिटेंट या एक पेक्यूलियर सिम्टम, एक PQRS तक पहुंचना है, वो ये बात है, हमने यहाँ तक पहुंचना होता है। अदरवाइज़ पेशेंट जिस तरह रेस तो खाली वैसे भी ज़मीन पे पड़ी होती है, पेपर पे पड़े सारा दिन पड़ा रहे कुछ नहीं होता, अगर वो फोकस हो तो वो जल सकता है। इसी तरह हमारा काम उस क्वालिटी तक पहुंचना है जिस क्वालिटी की बात ये फाटक रेपर्टरी ने की है। पहली लर्निंग हमारी, एक और लर्निंग जो हमारी बनी कि हमने पेशेंट को फोकस करना होता है। अच्छा, ये एक और ये साइकोलॉजी की एक टर्म है, इसकी एक पिक्चर है। इसमें से कोई बताएगा इसमें रेड कार कितनी है, लाल रंग की गाड़ियाँ कितनी इसमें? 3 ही है।
साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर किसी बंदे को रोड पे खड़ा कर दिया जाए और उसे कहा जाए कि यहाँ पे आपने ना जितनी लाल कलर की गाड़ियाँ गुजरे हैं आपने उनको नोटिस करना है, शाम को वो बताना है। कहते वो बंदा लाल कलर की जितनी गाड़ियाँ होगी वो सिर्फ उसी को देखेगा। क्यों? वो सारा दिन और पीली 100 गुजर जाएँ, ब्लैक गुजर जाएँ, वाइट गुजर जाएँ, वो किसी और को नहीं देखेगा। बिल्कुल। अब हमने भी एज आ डॉक्टर क्या करना होता है, हमने इसी चीज़ को फोकस करना होता है। हमने पेशेंट को फोकस करके पेशेंट की PQRS सिम्टम डिटेक्ट कर रही होती हैं, स्कैन करके वहाँ तक पहुँचना होता है। बाकी इर्द गिर्द की जितनी मर्जी पेशेंट के हेडेक है, डॉक्टर साहब कभी नहाया था, एक दफ़ा ये हुआ था, वे हुआ था, अगर वो क्वालिफाई नहीं कर रही तो हम सिम्टम नहीं लेते। हमारा काम जिस तरह रोड पे खड़े होकर हम एक गाड़ी को अगर हम फोकस कर लें ना तो हम उस तक शाम को जितनी भी होंगी, हो सकता है कोई एक आध गुजर भी जाए, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप जितनी भी गाड़ियाँ गुजरें आप उसको शाम को उसको काउंट भी कर लेंगे। इसी तरह जब हमारे पास कोई भी पेशेंट आए तो हम उस पेशेंट में बैठ के करते क्या हैं, जितने सीनियर लोग देख लें अभी, अब जितने हमारे ओल्ड मास्टर्स गुजरे वो यही करते थे। वो कैंट से किसी ने कहा था ना, उसके स्टूडेंट ने एक दफ़ा वो केस ला के दिया, उसने कहा ये केस है, उसने कहा ये सिम्टम है, केस कहाँ पे है? मतलब काम की बात एक भी नहीं थी उसमें। हमने पेशेंट की उस काम की बात तक पहुंचना होता है। उस काम की बात तक पहुंच जाएं तो आप किसी भी अप्रोच को फॉलो करें, आप बहुत जल्दी रिजल्ट्स ले सकते हैं। पहला ये है हमारी केस टेकिंग, हमने उस काम की बात तक पहुंचना होता है जिसे PQRS कहते हैं, स्ट्रेंज रेयर सिम्टम्स कहते हैं। अब थोड़ा सा मैं और भी एलेबोरेट कर दूं कि बिल्कुल की नोट हैं, बिल्कुल। अब हमने फोकस पेशेंट पे केस टेकिंग में करना कहाँ पे होता है। हो सकता है पेशेंट की कोई मोडेलिटी बहुत ज़्यादा ख़ास हो, हम देखते हैं ना, हो सकता है इतनी टिपिकल मोडेलिटी बताए पेशेंट के, डॉक्टर साहब रेजिंग आर्म एग्रावेशन है, एक पेशेंट की बात मिल गई, हर बंदा रेज करता है, हर बंदे को प्रॉब्लम नहीं होता, उसको अगर हो रहा है तो ये हमारे लिए प्रोमिनेंट चीज़ बन जाती है। फिर कंकॉमिटेंट है, जिस तरह मैंने बताया किसी पेशेंट को मैंने एक दफ़ा एक पेशेंट देखा, जब उसे पेन होती थी तो साथ पसीना आना शुरू हो जाता था बॉडी पे, ये कंकॉमिटेंट है। हम जहन में रखें कि यार हम पेशेंट ये हमारे पास आ तो गया है, हम इसे क्या लेना चाह रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें लेना चाह रहे होते हैं। हो सकता है स्पेसिफिक लोकेशन को पेशेंट बता रहा हो कि डॉक्टर साहब जिस तरह एशलीज टेंडन में मुझे प्रॉब्लम है, या और भी लोकेशन में हमें जा सकते हैं। फिर मेंटल पिक्चर, पेशेंट आया बड़ी क्लियर कट। एक और बात बताऊं, जब हमारे पास पेशेंट आए ना तो हमें अपने आप से एक सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, ये क्या है पेशेंट, ये कौन है, क्या है। अब कभी कभी रुक के अपने आप से क्वेश्चन पूछिएगा, आपको फिर जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे अंदर से। आपको लगेगा यार ये मुझे इरिटेबल लग रहा है, ये तो बड़ा डल है। ये जिस तरह मैंने एक दफ़ा बताया था कि मैंने एक बच्चा देखा, मैंने उसकी सारी बात, उसका दूसरा विजिट आ गया, उसने मेरी एक दफ़ा भी आंखों में भी नहीं देखा। मैंने ब्राइटागाप दी थी, अब काफ़ी इम्प्रूव है, लेकिन मैं कुछ ना मिल रहा हो तो आप ये देखें कि अभी तक जितना मैंने 5-10 मिनट पेशेंट को दिए हैं, इसमें से मैंने हासिल क्या किया है। अगर हम ये थोड़ी सी इस तरह की हैबिट डेवलप कर लें तो हमारे रिजल्ट्स जो है ना उसकी क्वालिटी इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। हो सकता है जनरल सिम्टम इस तरह से हो, कोई हमें जनरलिटी इतनी अच्छी मिल जाए, पर्टिकुलर सिम्टम बहुत अच्छी मिल जाए, हम उसको प्रोब कर रहे होते हैं। वो ड्रीम्स इस तरह से मिल जाएं, जिस तरह अक्सर पेशेंट्स के डिफरेंट टाइप्स के ड्रीम्स होते हैं कि एक पेशेंट कहती जब भी मैं सोती मुझे ऐसा लगता है मेरे पीछे को भाग रहा है कंटिन्यूस। स्पेसिफिक ड्रीम मिल जाए तो आप उसको स्पेसिफिक को लेके हमारे होम्योपैथिक जितना लिटरेचर है वहाँ जाएं, वहाँ से अपनी काम की रेमेडी लेके पेशेंट को दे दें, काम ख़त्म। हमारा काम और तो है ही कोई नहीं, हम तो मीडियोकर हैं, दरमियान में बैठे हैं। इधर पेशेंट आते हैं, पेशेंट की सारी बातें सुनी, पेशेंट की बातें सुनने से पहले काम की निकाल लो, पहले एक्स्ट्रा सारी ख़त्म कर दो, काम की बातें उठाई, इधर लिटरेचर में चले गए, लिटरेचर में देखा इसका क्या बनता है। हम तो ब्रिज हैं, इधर एक साइड पे पेशेंट पूल है, एक साइड पे लिटरेचर है, हमने बस दोनों को ऐसे मैच करना है, हमारा और तो काम ही कोई नहीं, सिंपल तरीन काम है। जी प्रॉब्लम तो होता है, वो काम की जो बात है, वो जो की नोट है, वो उससे कैसे निकलवाना है, काम ये है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारे पास पेशेंट एज अ डॉक्टर, जब हमें पता होगा ना कि हम पेशेंट से कोई काम की बात निकलवाना चाह रहे हैं। अच्छा पेशेंट आया, फॉर एग्जांपल आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जितने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के प्रॉब्लम आते हैं, यानी जोड़ों के दर्दों के, रियूमेटिज्म के, आर्थराइटिस के, हाँ पेशेंट पोस्चरल प्रॉब्लम है, हम क्या आप चाह रहे हैं, कोई यहाँ पे बहुत क्लियर कट मोडेलिटी मिल जाती है। आप पूछें अब बैठना आसान है,
मैं अक्सर बहुत सारे पेशेंट को ये क्वेश्चन करता हूँ, वो कहे ना ये इस साइड पे दर्द है, राइट साइडेड शैटिक है, तो मैं पूछता हूँ राइट साइड पे लेटा जाता है या कैसे लेटते हो, सुकून कैसे मिलता है? अब जितनी पोजीशन है आप उसमें से पूछें, हमें अक्सर वो कुछ ना कुछ मिल जाता है। पानी दीजिएगा। तो जब हम डॉक्टर, हमें खुद पता होगा ना हम ये चीज़ें पेशेंट में ढूंढना चाह रहे हैं, जब हमारे अंदर ये बातें अच्छी तरह से बैठ जाएंगी ना, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और बाज़ वक़्त पेशेंट बता भी रहा होता है, हम फोकस नहीं कर रहे होते। हमने लास्ट टाइम बात की कि फाटक रेपर्टरी का जो बेसिक थीम है वो ये है कि ग्रैंड जनरलाइजेशन करते हैं। इसको एक दफ़ा मैं थोड़ा एक्सप्लेन दोबारा भी कर दूं। ग्रैंड जनरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका ये मतलब होता है कि जिस तरह एक समुंदर में से अगर एक कतरा लें ना, तो हम ये समझते हैं जो एक कतरे की हकीकत है वही पूरे समुंदर की हकीकत है। एक कतरे में भी वो सारी खसूसियात हैं जो उस पूरे समुंदर में हैं, जिस तरह ये आप तस्वीर देख सकते हैं। और इसी तरह जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसके किसी एक ऑर्गन को हम समझते हैं ये एक ऑर्गन की हकीकत नहीं, ये इस पूरे इंसान की हकीकत है। ऑर्गन की स्पेसिफिक मोडेलिटी है, ऑर्गन की कोई स्पेसिफिक कोई भी बात है, हैवीनेस है, कोई बर्निंग सेंसेशन है, वो हम पूरी बॉडी की ले लेते हैं। मैं एक सेकंड पानी। अच्छा, फाटक रेपर्टरी में ग्रैंड जनरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट तो लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारी बहस की, अभी भी मैंने बताया कि वो एक ऑर्गन की सेंसेशन को पूरी बॉडी की समझते हैं। फाटक रेपर्टरी सिर्फ वो नहीं है कि सिर्फ ग्रैंड जनरलाइजेशन करेंगे, हम और भी इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ लाइव। हम ना आर्म्स में चले गए, आर्म्स एक लोकेशन है बॉडी की, आर्म्स में चले गए, ये देखें उन्होंने सबसे पहले कहा कि राइट साइडेड, लेफ्ट साइडेड, अपर आर्म मतलब एल्बो से लेके ये शोल्डर के दरम्यान। कई पेशेंट आ कहते हैं डॉक्टर साहब इतने प्रॉब्लम, हमें यहाँ तक प्रॉब्लम तो समझ आ जाती है लेकिन हमें लिटरेचर समझ नहीं आता ये ढूंढे कहाँ पे। फिर उस अपर आर्म की लोकेशन में भी अगर आप रेपर्टरी को देखेंगे तो उसके नीचे भी उन्होंने कहा है हो सकता है बर्निंग हो पेशेंट को इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे, जिस तरह बड़ी रेपर्टरी करती है उसका एक शॉर्ट सा वेरिएंट। कोल्डनेस है, कॉन्स्ट्रिक्शंस है, क्रैम्प्स हैं, हैवीनेस है, नमनेस है, पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब सिर्फ इतनी जगह पे, तो ये रेपर्टरी हमें वो हेल्प करती है। अब जिस तरह से अपर आर्म है इसी तरह ये फोर आर्म भी है, हम फोर आर्म भी देख सकते हैं, ये चीज़ें हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं। उसी तरह मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। हम एक्नी, इरप्शन एक्नी में चले गए। इससे पहले मुझे ये लगा कि मैं इस चीज़ को ज़रूर क्लैरिफाई करूँ कि कुछ लोग सिर्फ इसका ये मतलब ना समझें कि ग्रैंड जनरलाइजेशन का ये मतलब है कि पेशेंट की एक्नी है तो एक्नी की पहली एक रूब्रिक लें तो बस काम ख़त्म, बाकी कोई और 2-3 चीज़ें लें। अगर हम क्वालिफाई नहीं करेंगे ना तो बात नहीं बनेगी। अब एक्नी में गए तो एक्नी से आगे पूछ रहे हैं ब्लैक कलर की एक्नी तो नहीं है पेशेंट को, डार्क से कलर की, आर्सेनिकम है, एस्ट्रस रूबिनस है, फिर देखें हार्ड तो नहीं है, फिर मेंसेस से इरेगुलरिटीज़ तो नहीं है, ऑब्स्टिनेट, अगर नोज़ पे है सिर्फ एक्नी, अगर हमें कोई और चीज़ नहीं मिल रही हो, मैंने लास्ट टाइम हमने बात की थी, अगर पेशेंट की मोडेलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर हों, हमारे पास शॉर्ट सिम्टम्स हों, तब हम इसकी तरफ जाते हैं फाटक रेपर्टरी। ये इसके अंदर जाने का थीम है। बहुत सारी मेंटल पिक्चर, अगर बहुत ज़्यादा डिलूजन्स हैं, ड्रीम्स हैं, मेंटल पिक्चर है, तो फिर हम यूजुअली इसको फॉलो नहीं करते। फिर उसके अलावा ये देखिए पस्चुलर है, ऑब्स्टिनेट है, रोजेसी है, समर एग्रावेशन है, यंग। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि फाटक रेपर्टरी में फॉर एग्जांपल कोराइजा में चले जाते हैं, यानी ये फ्लू लाइक जितनी सिम्टम्स आती हैं, हमारी इन्फ्लेमेशन होती है नेज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन की। अब कोराइजा में जाके कोराइजा की सब रूब्रिक्स बहुत सारी हैं। हम अगर पेशेंट आया कोराइजा के साथ तो हम उसकी सबसे पहले हम उसकी सब रूब्रिक्स में जाएं। हो सकता है वहीं पे पेशेंट की टिपिकल प्रोमिनेंट सिम्टम हो, हमारे लिए हमारा केस हल हो जाए। मैंने केस देखा था और ये फाटक रेपर्टरी ने एक ही मेडिसन है, उसने कहा था पेशेंट ने, उसने कहा डॉक्टर साहब जब से मुझे ये नज़ला हुआ है ना मेरी भूख बहुत बढ़ गई, दिल करता है मैं कुछ खा ही जाऊँ। ये मैंने रूब्रिक देखी कोराइजा, ये हंगर विद। अब ये फाटक कितना प्रिसाइज कर देती है, उसका कोराइजा है, उसका एक कंकोमिटेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंकोमिटेंट है, हंगर विद केस सॉल्व हो गया। फाटक ना इतना बर्डन जो है ना हमारा कम करके शॉर्ट कहती है कि अगर फाटक से हम फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हम
खुद पहले बहुत सारी क्वालिटी की चीज़ें इम्प्रूव कर। आर्सेनिकम आयोडाइड, आर्सेनिकम रूटीन में यूज़ करते हैं। आयोडाइड के पेशेंट को अक्सर, आयोडीन के पेशेंट को भूख ज़्यादा लगती है। उन्होंने दोनों को कंबाइन करके उसकी जब प्रूविंग की तो उन्होंने कहा कि इस पेशेंट की ये सिम्टम आती है। मुझे सिर्फ एक ही सिम्टम मिला था। अक्सर ऐसा होता है, ये डॉक्टर साहब की बात से कुछ चीज़ें ना बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि अगर हमें सिम्टम ही एक मिल रहा है और हमें रूब्रिक मिल रही है, तो फिर तो मैंने कहा है कि फाटक रेपर्टरी में अगर हमारे पास सिम्टम कम होंगी तो फिर ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। ऐसा होता है। ये मेरा पहला केस है। मैं कुछ केसेस बताता हूँ आज। ये पहला केस मेरा एक फेलियर का केस है। ये एक बच्ची थी तकरीबन 4 माह की, उसे डायरिया था तकरीबन 1-1.5 माह से, काफ़ी अरसे से। प्रॉब्लम ये था कि उसे डायरिया था। मैं मेडिसिन देता रहा, नक्सोमिका दी, एलोज दी, पोडो दी, क्रोटन टिग्लियम दी, जो हम रूटीन में देते हैं। बच्ची ठीक नहीं हो रही थी। यहाँ तक कि बच्ची एक छोटी है, उसको अगर डायरिया ज़्यादा होगा तो उसको पानी की कमी हो सकती है। तो मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट की तरफ रेफ़र कर दिया। फिर कुछ और सिम्टम ये थी कि वो रोती बहुत ज़्यादा थी। जब मोशन आता था, उसकी वालदा कहती कि इवन ये अगर गैस भी खारिज करती है, हवा खारिज करेगी, फ्लेटस पास करेगी, तो इसकी ये रोना शुरू कर देती है। स्टूल पास करते वक्त तो रोती थी। खैर, जब मैंने चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेजा, उन्होंने जाते ही पूछा, उन्होंने कहा कि वालदा कोई है क्या ना। उन्होंने डायग्नोज किया, वो डायसेंट्री थी। क्योंकि आजकल माओं को अक्सर हम पूछें ना, म्यूकस तो नहीं आती, तो क्योंकि डायपर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो माओं को भी अक्सर नहीं पता होता ना, इतना फोकस नहीं रहता। तो उन्होंने कहा एक तो म्यूकस बहुत ज़्यादा आती है, और दोबारा जब मेरे पास आए तो ब्लड भी आने लग गया था। जब ब्लड आना लग गया, 1 महीना में पहले फेल हो रहा था। फिर जब भी स्टूल पास करती थी, बार बार दर्द होना, पेन होना, क्रैम्प्स होना, ये डायसेंट्री की सिम्टम है। डायरिया में और डायसेंट्री में फ़र्क भी ये है कि डायरिया में ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है और डायसेंट्री में कोलोन, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होती है। हम कहते हैं कि अक्सर क्रैम्प्स, कॉल की पेन होती है, वो कोलोन से कहते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन, उसमें अगर पेन हो तो उसको क्रैम्प्स कहते हैं, दर्द कुलंज कहते हैं। तो ये अक्सर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है। एक सेकंड। कैसे डायरिया है या डायसेंट्री है। हमारी डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमें केस सॉल्व करने में, केस को मैनेज करने में। खैर, मैं इतनी दफ़ा फेल हुआ था। मैंने पेशेंट की सिम्टम ली, मैंने फाटक में सबसे पहला तो उसकी डायसेंट्री रूब्रिक ली। दूसरी रूब्रिक ये ली कि स्टूल के साथ म्यूकस आ रही है। तीसरी रूब्रिक ली कि स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है। फिर रेक्टम टेनिस्मस की एक रूब्रिक है। टेनिस्मस कहते हैं कि अर्जिंग, हाजत होना बार बार। पेशेंट, उसकी वालदा ने कहा डॉक्टर साहब इतनी हाजत होती, बाज़ औक़ात ये फीडर अभी मुंह में होता है तो फ़ौरन हाजत। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट थी, क्वालिफाई करती थी कि मैं सिम्टम को मिस ना करूं। मरकार इसकी मेडिसिन निकली और मैंने चंद डोजेज दी और वो पेशेंट बहुत जल्दी रिमार्केबली इंप्रूव होनी शुरू होगी। जो बच्ची ग्रो नहीं कर रही थी, उसका नीचे अंडरवेट तो नहीं थी खैर, लेकिन वो ग्रोथ उसकी बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो फाटक रेपर्टरी हमें वहाँ पे भी हेल्प करती है। मैंने जनरलाइज़ किया स्टूल्स को कि म्यूकस है, उसमें ब्लडी स्टूल्स हैं। डायसेंट्री के साथ डायग्नोस्टिक एक बड़ी कंफर्म थी, वो ली, तो ये हमारा केस सॉल्व हुआ। जब मैंने फाटक का मटीरिया मेडिका खोला तो सेम ऐसे लगे कि ये मेडिसिन बनी इस बच्ची के लिए। अब ये देखें, पेनफुल फ्लैचुलेंस, पेशेंट ने यही तो करी, कंटिन्यूस अर्जिंग टू स्टूल एंड यूरिन, ब्लडी स्टूल, डायसेंट्री, पासिस प्योर ब्लड और ब्लडी वाटर। वो बहुत ज़्यादा अभी, क्योंकि अभी बच्ची डायसेंट्री की उस एडवांस स्टेज में नहीं गई थी कि प्योर ब्लड आता, अभी स्ट्रीक्स में आ रहा था। इसकी लर्निंग हमारी इस केस से ये बनी, जो मुझे मेरा प्रोबेबल के सबसे पहले हमें डायग्नोसिस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उसकी वजह ये कि हमें पता तो चले हम ट्रीट किसको कर रहे हैं, हमें मैनेजमेंट में आसानी हो, हमें आइडिया हो हम क्या कर रहे हैं पेशेंट के साथ। ये दूसरा एक केस है, ये नेज़ल पॉलिप्स का। ये बेसिकली मेरे पास ये नेज़ल पॉलिप्स लेके तो केस नहीं आया था। पेशेंट ने आके कहा डॉक्टर साहब मुझे 2-3 दिन पहले नज़ला हुआ था, वो रुक गया है, अब नज़ला आ नहीं रहा, कंजेशन हो रही है, नेज़ल वाइस है। तो मैंने कहा, और जब मैंने उसको एग्जामिन किया, उसने कहा नाक बंद है बिल्कुल बहुत ज़्यादा। जब एग्जामिन किया तो उसने वो एक साइड पे पॉलिप्स थे,
पेशेंट को सिर्फ ये लग रहा था कि नेज़ल कंजेशन है, सिर्फ नज़ला रुका हुआ है। जब मैंने उसको एग्जामिन किया तो उसमें पॉलिप्स भी थे। मैंने कहा ये भी प्रोबेबल काज हो सकती है। राइट साइड पे थोड़े ज़्यादा थे लेकिन दोनों साइड पे थे। अब इस केस में वो जो प्रोमिनेंट हमारे लिए कंकोमिनेंट थी, जो प्रोमिनेंट हमारे लिए सिम्टम है, वो ये मिली मुझे। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं जैसे ही लेटता हूँ जो हिस्सा नीचे आता है ना वो हिस्सा बंद हो जाता है। अगर इतनी स्पेसिफिक सिम्टम मिले तो कितने चांस है कि हम ओरिजिनल मेडिसिन तक पहुँच जाएंगे। उसने कहा अगर मैं लेफ़्ट साइड पे लेटूंगा तो ये वाली साइड बंद हो जाती है। तो एक और चीज़ बताऊं, ये वाली जो चीज़ है ना कि पार्ट्स लेन ऑन एग्रावेशन, जिस साइड पे आप लेटते हैं, ये और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे तो उसका नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन था, ऐसा भी हो सकता है पेशेंट के कि वो हिस्सा सो जाता है, तब भी ये हम जनरल रुब्रिक लेंगे। यही ऐसा हो सकता है पेशेंट के कि जिस साइड पे लेटता हूँ उस साइड पे पेन ज़्यादा होती है, तब भी ये लेंगे। जिस साइड पे लेटता हूँ पसीना ज़्यादा आता है, तब भी हम ये रुब्रिक लेंगे। मैंने रुब्रिक ली नोज़ ऑब्स्ट्रक्शन, सेकंड कोराइजा स्टॉप्ड। ये रुब्रिक मैंने फाटेक रेपर्टरी से बहुत यूज़ की। ये इतना मज़ा देती है ना, अक्सर पेशेंट आगे कहता है नेज़ल कंजेशन अचानक से हो गई, उसमें नक्सोमिका है, लेक्सिस है और भी मेडिसिन है। फिर ये इसकी पूरी की सिम्टम ये थी डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स साइड लेन ऑन गो टू। जिस साइड पे पेशेंट लेटता है तकलीफ सारी उस तरफ बढ़ जाती है, सारी उसकी सिम्टमटोलॉजी। नेज़ल पॉलिप्स है राइट साइड पे। ट्यूक्रीम मेडिसिन दी और मैंने एक हफ्ते में शायद 1 या 2 हफ्ते, 1 हफ्ते के बाद आया, उसने कहा बहुत ठीक हो गया। फिर मैंने कहा 1-2 हफ्ते और मेडिसिन खा लो, ये पॉलिप्स भी आपके रिड्यूस हो जाए। इसलिए हमारी लर्निंग ये हुई कि हमें एग्जैक्ट ढूंढना है पेशेंट को एक्चुअल में है क्या। थोड़ा सा मेरा ख्याल आप थोड़े बोर हो रहे हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। एक दफ़ा ना मेरे पास एक पेशेंट आई तो बड़ी मुअज़्ज़ज़ खातून थी। उन्होंने कहा कि वो कहती मुझे ना खौफ बहुत ज़्यादा आते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उनकी सारी हिस्ट्री सुनी। तो कुछ अरसे के बाद ना उनकी सिस्टर की डेथ हुई, तो उन्हें किसी दूसरे शहर में जाना था। मैंने उनसे प्रोबेबल जो मेडिसिन थी, इग्नेशिया थी या जलसीम थी, मैंने कहा बार बार लेते रहे। बल्कि इवन वो दूसरे शहर में वहाँ तक पहुँची तो वो स्टेबल रही। कुछ अरसे के बाद ना उनकी भाभी की डेथ हुई। मुझे फिर बुलाया, मैं गया, मैंने उसे फिर मेडिसिन दी तो थोड़ा सा स्टेबल हो गया ना। अभी वहाँ गई नहीं थी। कहती डॉक्टर साहब गल छोड़। मैं कहा हाँ जी। कहते मैंने इंज दी मेडिसिन दी, पिछली बारी मेरी भैन मरी तो उत्थे भी रोना नहीं सी आ रहा। बाज़ औक़ात ऐसे केस होते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे बहुत सारे सीनियर साथी हैं माशाल्लाह, बड़े नफीस इंसान हैं। ये केस ये मैं आपको थोड़ा सा केस बताता हूँ पहले। केस ये है कि पेशेंट ने आगे मुझे बताया, हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि जब भी मैं गीले पानी से या पानी से, ठंडे पानी से हाथ धोता हूँ तो मेरी बैक पे पेन होती है। ये इतनी स्ट्रेंज रेयर सिम्टम थी। हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, उन्होंने माशाल्लाह इतनी सारी, खुद भी उनकी प्रैक्टिस है, ये तो उनके लिए केस। अब दूसरा ये कंकोमिटेंट था। एक तो ये मिली काज मिल रही थी हमें कि ठंडे पानी से हाथ धोने से बैक में पेन होती थी। लेकिन दूसरी अहम चीज़ जो मुझे मिली उनके केस में, उन्होंने कहा कि अगर मैं टेक लगा लूँ ना तो मुझे वो जो बैक में पेन होती है वो थोड़ी ना, जो उससे सुकून मिलता है। मैं वैसे आप सब लोगों को, मैं डॉक्टर नईम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आके खुद अपना केस बता दें। ये उनका केस है, बड़े सीनियर साथी हैं हमारे, ताकि ये सब लोगों के लिए अगर थोड़ी सी लर्निंग हो। ये फाटक रेपर्टरी से हमारा केस सॉल्व हुआ था। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये थोड़ा सा हमें टाइम दे दें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हुआ कुछ ऐसे था, मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, ज़रा लंबी बात नहीं करूंगा, कि 2 साल पहले मैं बाइक एक्सीडेंट में मेरा शोल्डर जो है वो नीचे हिट हुआ था, काफ़ी ज़ोर, बहुत ज़्यादा ज़ोर तरीके से। तो उसके बाद थोड़े दिन पेन रही है, मैंने आर्निका यूज़ की, मेरी पेन ख़त्म हो गई, बोले इन शॉर्ट। उसके बाद तकरीबन 2 माह के बाद पेन दोबारा स्टार्ट हुई है मेरे शोल्डर के अंदर, और मुझे फ्रोज़न शोल्डर हो गया। मेरा शोल्डर जो है वो बिल्कुल स्टक हो गया, ये बाजू ऊपर नीचे बैक पे हर तरफ जाना बंद हो गया। मैंने फ़िज़ियोथेरेपी के लिए भी थोड़ा सा अलाइड हॉस्पिटल में जो है फ़िज़ियोथेरेपी, वहाँ पे पूरा एक है शोबा है, तो मैंने वहाँ पे भी थोड़े दिन फ़िज़ियोथेरेपी करवाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, शोल्डर चला नहीं। अच्छा, मैंने दोबारा से आर्निका यूज़ की, तो आर्निका मैंने 30-200 तक मैं लेके देखी मैंने, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बहरहाल
इन बिटवीन मैंने कुछ और मेडिसिन भी यूज़ की, जिसमें मैंने ब्रायोनिया के सिम्टम्स देखे तो ब्रायोनिया ले ली, रेस्टॉक्स के देखे वो भी ली, तो ये ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद मेरे माइंड के अंदर अचानक यही आया कि इसको आर्निका मैं 200 तक तो ले चुका हूँ, इसको मुझे 1M में जाके लेना चाहिए। मैंने 1M में ले ली। उसके बाद मेरा फुट शोल्डर ठीक हो गया। ये है तकरीबन कोई 1.5 साल पहले तक की बात, यानी 2 साल पहले हुआ था, उसके बाद 6 माह के अंदर अंदर ये फ्रोजन शोल्डर जो है वो दोबारा ठीक हो गया। अब जब सर्दियाँ आई हैं, आज से तकरीबन कोई 4 माह पहले दोबारा से पेन स्टार्ट हुई है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेरे स्कैपुला में पेन शुरू हुई है और स्कैपुला के अंदर पीछे से यही सिम्टम 2 थे, और ये मुझे पहले नहीं पता चला कि ये 2 सिम्टम है। मैं नॉर्मली ये देख रहा था कि पेन दोबारा स्टार्ट हुई है, इसके लिए फिर मुझे वो मेडिसिन लेनी चाहिए, शायद आर्निका भी लेनी चाहिए। मैंने ली और फिर मैंने कुछ मेडिसिन इसी तरह से 3 से 4 कलकरिया फ्लोर तक भी ली। ऐसे मतलब ख़ुद भी मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, और उसके साथ साथ मैंने अपने कुछ जो डॉक्टर दोस्त हैं उनसे भी मैंने जो है कंसल्ट किया तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इसका हल नहीं हो रहा और ये पेन जो है ये शदीद होती जा रही है। ये 24 आवर्स ही, सोते में भी जागते में भी। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं कैसे इसको जो है वो ठीक करने की कोशिश करूँ। आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपने सिम्टम्स जो है वो कलेक्ट करने शुरू किए कि इनमें मेन सिम्टम्स मेरे क्या हैं, जिसमें जाके ये बहुत तकलीफ़ जो है वो मेरी तेज़ हो जाती। तो मुझे 2 सिम्टम मिले जो मैंने खुद ही उसके अंदर से ढूंढे। वो ये था, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक था कि जब भी मैं पानी के नीचे, सर्दी थी, मैं पानी के नीचे जैसे ही राइट हैंड करता फ़ौरन ऐसे जाती पेन और वहाँ पे शदीद किस्म की पेन स्टार्ट हो जाती। मैंने पानी के नीचे हाथ करना छोड़ दिया था, मैं हाथ नहीं कर रहा था, यानी मैं गर्म पानी के नीचे हाथ कर लेता था मगर नॉर्मल या ठंडे पानी के नीचे हाथ नहीं करता था। उसके बाद दूसरा सिम्टम ये आया कि मैं क्लिनिक पे भी बैठा हुआ हूँ तो मेरी जो चेयर है मैं ऐसे पीछे ऐसे दबा के बैठा हुआ हूँ, टेक लगा रहा हूँ। क्लास में मैं क्लास ले रहा हूँ, स्टूडेंट्स मेरे बैठे हैं यहाँ पे, उनको पता होगा, उनके साथ मैंने शेयर किया, तो मैं वहाँ पे भी बैठा बैठा पीछे टेक लगाता था इसको थोड़ा सा रिलीफ लेने के लिए। रात को जाके मैं जब घर में अपने बेड पे लेटता था तो जैसे ही मैं लेटता था पीछे तकिया पीछे रख के मुझे सुकून हो जाता था, उसमें रिलीफ हो जाती थी, तकलीफ़ नहीं होती थी मुझे। अब ये 2 सिम्टम थे। लास्ट क्लास के अंदर मैंने डॉक्टर शुएब से ये डिस्कस किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब 2 ही सिम्टम्स आपको बताता हूँ, मेरे पास यही 2 सिम्टम है और इन्हीं 2 सिम्टम्स के ऊपर मुझे जो है वो ये अगर क्लियर हो जाएं ऑटोमेटिकली मेरी पेन जो है वो ठीक हो सकती है। चूँकि लास्ट में इन्होंने फाटक के बारे में जैसे डिफ़ाइन किया था तो मुझे लग रहा था कि ये फाटक के अंदर से जो है वो मेडिसिन मिल सकती है। अच्छा, मैंने ख़ुद भी ट्राई किया, क्योंकि मुझे मेरा अबूर नहीं था फाटक के ऊपर इतना ज़्यादा। ट्राई मैंने की, मैंने इनको मेडिसिन बताई हैं, मगर वहाँ पे जाके ना डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है लेके देखें, फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप खुद थोड़ा सा इसको जो है ट्राई करें। तो डॉक्टर साहब ने फिर जैसे ट्राई किया, उसमें जनरलिटीज़ में गए और उसके बाद फिर इन्होंने ये 2 सिम्टम्स लिए। तो सिर्फ यही 2 सिम्टम्स जो हैं वो निकलने के बाद एक ग्राफ जो सामने आया उसमें फ़र्स्ट जो स्टेज पे थी, उसको फर्स्ट ग्रेड पे मेडिसिन थी, वो थी सीपिया। डॉक्टर साहब ने मुझे कहा जी कि ये चार्ट है आपका, ये चार्ट ले लें और सीपिया मेडिसिन मेरे हिसाब से ये बनती है, आप इसको जो है यूज़ करके देखें। मैंने सेम डे 200 में 3 डोजेज़ ली हैं, थोड़ा थोड़ा वक्फा डाल के, आधे घंटे के बाद। मैंने तकरीबन को 3 बजे ली हैं और 6 बजे के बाद मुझे 80% रिलीफ हो गया। अब इसके लिए और ऐसे मैं सुकून में आ गया कि इसके बाद जो है वो मुझे तकलीफ़ नहीं है। मैं बड़े आराम से 3 से 4 दिन सोया हूँ भी हूँ, दिन में भी बैठा रहा हूँ आराम से, काम भी अपने किए। डॉक्टर साहब ने मुझे ख़ुद फ़ोन करके 4 दिन के बाद पूछा कि आपने मुझे बताया नहीं कि आपका बना क्या है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि मैंने जानबूझ के नहीं आपको बताया। कहने लगे उसकी रीज़न क्या है? मैंने कहा रीज़न ये है कि मैं देख रहा था कि क्या कोई टेम्परेरी तौर पे तो नहीं ऐसा हो गया, मुझे ये जानना है कि वाकई परमानेंटली ये हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। तो फिर मैंने उनको बताया कि जी मुझे रिलीफ मिल चुका है मगर 80% है। तो अब हमने जो है वो कंसल्ट किया कि इसको जो है 1M के अंदर ट्राई किया जाए। तो मैंने 1M के अंदर एक डोज ले ली और तकरीबन कुछ 7 डेज़ तक जो है वो 1M ने काम नहीं किया। आफ्टर 7 डेज़ वो बाकी जो पेन थी वो भी मेरी ख़त्म हो गई। अब आप देख सकते हैं बाजू ऊपर भी जा रहा है, साइड पे भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है, ये बाजू अब घूम रहा है सारी तरफ। इससे पहले ये बिल्कुल भी, मैं ऐसे भी ये इस चीज़ को हाथ भी लगाता था तो पेन शुरू हो जाती थी मेरे, यानी मैं इस बाजू को बाहर, हाँ जी, मैं बाहर बाजू को ना निकाल नहीं सकता था। तो अब जो है वो सारी की सारी जो है वो तकलीफ़ जो है तकरीबन ख़त्म हो गई। एक एहसास बाकी है, एहसास आई थिंक कि वो टाइम से चला जाएगा।
क्योंकि मैं 3 माह तक इस तकलीफ़ में रहा था, तो 3 माह तकलीफ़ में रहने की वजह से वो एक मुझे एहसास है बाजू के अंदर और मेरे शोल्डर के अंदर। तो ये मैं डॉक्टर साहब का भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ इस हवाले से कि इन्होंने जो है वो मुझे बहुत मतलब मेहनत भी की और गाइडेंस दी, और उसके हवाले इस तरीके से जो है मैं फिर अपने आप को जो है वो ठीक करने के काबिल कर पाया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करेंगे। ये मेरे बड़े भाइयों की तरह है और ये अक्सर इनके साथ मेरा रिलेशन इस तरह से भी रहता है कि ये ना बड़े इल्म दोस्त शख्सियत हैं। ये अक्सर मुझसे अपनी बातें कभी कोई केसेस के हवाले से या चीज़ें ना वो डिस्कस भी करते रहते हैं। तो ये माशाल्लाह जी इनका बहुत शुक्रिया। अच्छा, 2 सिम्टम हमने ली, कौन सी थी? दोनों जनरल सिम्टम थी, स्पेसिफिक नहीं थी। एक सिम्टम तो ये ली कि हैंड वाशिंग एग्रावेशन लिया एक, दूसरी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात बताई कि जैसे ही मैं टेक लगाता था या बैक पीछे को कुशन रखता था सुकून मिलता था। हैंड वाशिंग एग्रावेशन क्या है? ये हमें प्रोमिनेंट एक काज मिल गई, दूसरा उसका एक मोडेलिटी मिल गई, एक पेशेंट की बिल्कुल प्रोमिनेंट मोडेलिटी मिल गई। अब जो दोनों चीज़ें मिल गई तो उसको कंबाइन किया। अब सीपीआर रूटीन में तो हमारा सब लोगों का एक माइंड है ये फ़ीमेल की रेमेडी। अब इसका एक तो लर्निंग ये है कि हम इस तसब्बुब से भी बाहर निकलें। अगर बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं तो दे ना, पेशेंट को सुकून आता है तो भाई उसकी ज़िंदगी आसान करें। अच्छा, जो दूसरी रुब्रिक है ये देखें, लीनिंग अगेंस्ट अ स्पोर्ट, ये बड़ी रेपर्टरीज़ में भी नहीं है। मैं बड़ी रेपर्टरीज़ में ढूंढता रहा, डॉक्टर साहब खुद भी माशाल्लाह बड़ी स्ट्रगल करते हैं और अगर इन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल की भी पहले। मैं भी बड़ी रेपर्टरीज़ में, कंप्लीट रेपर्टरी में, सिंथेसिस में मैं ट्राई करता रहा, मुझे नहीं मिली सिम्टम ये। हम बड़ी रेपर्टरी में हम कैसे सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसी रुब्रिक मिले कि ठंडे हाथ धोया ठंडे पानी से, वो पेन ऐसे चली गई एक्सटेंड करके, वो कोई रुब्रिक नहीं मिल रही थी। जब नहीं मिली तो हमें फाटक ने आसानी पैदा कर दी। दोनों जनरल सिम्टम्स नहीं, वो माशाल्लाह इनका केस सॉल्व हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, सेम डे में माशाल्लाह। अब इसकी लर्निंग में एक तो मैंने बता दिया कि हमें उस प्रेजुडिस से बाहर आना चाहिए, और दूसरा जनरलाइज द लोकल सिम्टम। जो लोकल सिम्टम थी हमने उसे जनरलाइज कर दिया। अच्छा, ये केस था मेरे पास, हमारा ये तकरीबन 25-26 साल की एज की एक लड़की थी। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे मोशन बहुत ज़्यादा आते हैं। मैंने कहा कब आते हैं? अब सिर्फ मोशन आते हैं तो हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा खाने के बाद आते हैं। मैंने कहा हर खाने के बाद आते हैं? कहती अक्सर खाने के बाद आते हैं। मैंने कहा फिर मैं, अब जो डॉक्टर साहबा ने क्वेश्चन किया, अब उसने खाने का कहा है, हम खाने को और पीछे जा रहे हैं कि यार ये क्या ऐसा खा लेती है उससे आते हैं, ये क्या होता है? उसने कहा अगर मैं अगर दिन में अगर एक रोटी खाती हूँ, मैं एक लुकमा ज़्यादा खा लूँ ना, मुझे मोशन आ जाएंगे या वॉमिट आ जाएगी या उल्टी आ जाएगी। मुझे पहली बात ये मिली कि इस केस में ना, ये अगर ओवर ईटिंग कर ले ना पेशेंट, जितना है उतना कर ले, स्लाइड भी ओवर ईटिंग करें ना तो इसके मिसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। वो कहती मुझे गुस्सा इतना आता है हमारा, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं कि हमारा कल्चर नहीं है कि लड़कियां गालियां दे। वो कहती मुझे गुस्सा इतना आता है मैं गालियां देती हूँ घर वाले। मैंने कहा आप गाली देते हो? कहती हाँ, चिड़चिड़ापन इतना ज़्यादा, गुस्सा। कहती मेरे अक्सर स्टमक में भी पेन होता है, फिर मैं कोई गर्म पानी पीऊँ तो फिर तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है। तो जब मैंने इस चीज़ को, पहली मेरी रुब्रिक क्या बनी, अब इस केस में हम चीज़ों को देखते हैं कि एक तो जो मेडिसिन देंगे उसमें ये उसका अफेक्ट होना चाहिए कि वो ओवर ईटिंग को डील करती है। दूसरा वार्म ड्रिंक मेलोरेशन है, और इतना ये इरिटेबिलिटी इतनी मार्क्ड है कि हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते ना। मैंने सिम्टम ली, एक तो ली ईटिंग टू मच, ओवर ईटिंग एग्रावेशन, वार्म ड्रिंक मेलोरेशन, फिर प्रेसिंग बीरिंग डाउन पेन होती है। पेशेंट कहता है कि मुझे ना पेट में बहुत ज़्यादा, और जिसे हम कहते हैं ना वाट फिरता है, वो होता था और मोशन करने के लिए। एंगर, इरिटेबिलिटी, बैड टेम्पर्ड, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। खैर नक्सोमिका मेडिसिन मिली, मैंने 30 में ही दी। मैंने कहा लेते हैं, क्योंकि 3-4 माह से उसका प्रॉब्लम था। तो जब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो ना तो फिर हम लो पोटेंसी में फ्रीक्वेंट डोजेज देते हैं ताकि पेशेंट को ना मुकम्मल तौर पे उस रिलीफ में आ जाए। तो विद इन फ्यू डेज़ ना, बल्कि एक हफ्ते के बाद जो मेरे पास आई, डॉक्टर साहब मैं 80% बेहतर हूँ। मैंने कहा गालियाँ कहती वो अभी भी देती हूँ थोड़ी सी। मैंने कहा अल्लाह करे वो भी थोड़ा सही हो जाए। नक्सोमिका बड़ी बैड टेम्पर्ड है, बड़ा इरिटेबल पेशेंट होता है। अब अच्छा, ये केस बड़ा मज़े का था, मुझे इसमें बड़ी चास आई। ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस था। ये मेरे पास शायद लिया से केस आया मेरे पास। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये होता है कि हमारी किडनीज़ की जो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज़ हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, तो एल्बुमिन यूरिया आना शुरू हो जाता है। प्रोटीन आ रही थी पेशेंट को,
मैंने और पूछता रहा पेशेंट को क्या होता है, उसने कहा कॉन्स्टिपेशन है, कभी हो जाती है, कभी चक्कर आते हैं, कभी ठीक है। कहता नींद डॉक्टर साहब नींद नहीं मुझे सही आती, मैं घूमता फिरता रहता हूँ, कभी इधर करवट, कभी इधर करवट, कभी इधर, बेचैन सी। फैमिली हिस्ट्री ली, उसके बाप को भी किडनी स्टोन्स थे। अच्छा, उसके मेंटल सिम्टम बड़ी मार्क्ड थी। 15 साल का बच्चा हो और वो कह रहा हो, उसे एक तो डर शर बहुत ज़्यादा लगते थे, कहता अकेले रहने से डर लगता है। ये कहता डॉक्टर साहब, मैंने कहा आपकी रूटीन कैसी है? कहता डॉक्टर साहब आपको एक बड़ी मज़े की बात बताऊँ, बच्चा बहुत ज़्यादा ना एक्सप्रेसिव था। उसने कहा कि मुझे जो भी पैसे मिले ना बहुत संभाल के रखता हूँ। मैंने कहा खर्चते क्यों नहीं? कहता कोई औखा टाइम आ जाता। अब 15 साल का बच्चा, घर में सबसे छोटा हो, जिम्मेदारी कोई भी नहीं, औखा टाइम उस पर क्या आना है? मैंने कहा यार हैरान है। वो कहता मैं अपने सारे पैसे संभाल के रखता हूँ। फिर उसने मुझे एक और बात बताई, कहता डॉक्टर साहब ये मेरा बड़ा भाई है ना, अगर वो भी अपने पैसे भी खर्च करे मुझे तब भी गुस्सा आता, मैं रोने लग जाता हूँ, ये फजूल खर्ची कर रहा है। वो जॉर्ज विथॉल्कस ने एक दफ़ा कहा था ना, कहते कि अगर कोई पेशेंट आए और वो के लेक्सिस के पेशेंट के बारे में बता रहे थे कि मुझे यहाँ से अगर कॉलर अगर टाइट कर दे तो मुझे प्रॉब्लम होता है। कहते अगर आपके पूछने से करे ना, पेशेंट बताए हाँ हाँ डॉक्टर साहब प्रॉब्लम है, उसको 1 नंबर दें। अगर वो कहे ना, वो बगैर पूछे आया ये पेशेंट, तो वो आके कहे कि डॉक्टर साहब मुझे ना यहाँ से मैं बंद नहीं कर सकता, मुझे ऐसे घुटन सी होती। और कहते बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेशेंट आया और आके के सामने वाले को अगर उसने कोई मफलर सा पहना हो तो उसे भी कहे उतारो, क्या मसला नहीं हो रहा आपको? कहते जो दूसरों तक पहुँच जाए ना, इसको 4 नंबर देने चाहिए। और ये पेशेंट को तो मेरा दिल करता था 4 नंबर ही दूँ। ये कहता मेरा भाई फजूल, वो अपने पैसे खर्च कर रहा है, इसके नहीं कर रहा, तो इसको लगता है ये फजूल खर्ची कर रहा है। कहता नुकसान हो जाएगा, औखा टाइम आ जाएगा, मुश्किल टाइम आ जाएगा। मैंने कहा सारे आपके बाकी भाई। तो खैर ये अब पेशेंट की बड़ी प्रोमिनेंट सिम्टम्स थी। ये जितने क्रॉनिक केसेस होते हैं ना, ये इस तरह के केसेस, उसमें हमें इतनी डीपर सेंस तक, इतने डीपर लेवल तक जाना चाहिए। पेशेंट कहता कि अक्सर मेरा दिल करता मैं ठंडा पानी पिए, क्योंकि देहातों का बंदा था। उसने एक और बड़ी मज़े की बात बताई, कहता डॉक्टर साहब मैं गन्ने का जूस नहीं पी सकता। मैंने कहा उससे क्या होता है? कहता मेरी बहुत तबीयत ख़राब होती है, मैंने जितनी दफ़ा पिया है ना मुझे मेरी तबीयत ख़राब होती है। खैर मैंने इस केस को एनालाइज़ किया है। उससे पहले आपको एक बात बताऊं, फाटक क्योंकि ये इंडिया से हैं, इंडिया पाकिस्तान के बहुत सारे कल्चर में सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इन्होंने ऐसी बहुत सारी रूब्रिक्स ऐड की हैं। ये फाटक ने शुगर केन जूस की रूब्रिक्स ऐड की है, वो गोरों की जितनी रेपर्टरीज़ हैं हमारे पास उनमें नहीं है। जिस तरह अगर किसी पेशेंट को सब्ज़ मिर्च से या उसके अलावा सुरख मिर्च से, दोनों से मसला हो ना, तो फाटक ने उसकी रेमेडी बताई है फास्फोरस, क्योंकि ये हम लोग इधर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब मैंने पेशेंट की सिम्टम्स ली, पहली सिम्टम मैंने ली वेरियस ग्रीडी, बहुत ज़्यादा लालची, जितने पैसे मैंने संभाल के रख दो डॉक्टर साहब, बस मैं संभाल लूँ। दूसरी रूब्रिक ली कि शुगर केन एग्रावेशन है। ये फाटक साहब की मेहरबानी है, डॉक्टर साहब की, उन्होंने एक मेडिसिन बताई एल्बुमिन यूरिया, और तीसरी मैंने दी फियर। अब बच्चे में मैंने कौन सी रूब्रिक ली, ये अच्छा हुआ इसमें मिल गई, फियर, एंग्जाइटी, फाइनेंशियल लॉस ऑफ। उसे लगता है यार मेरा पैसों का नुकसान हो जाएगा। और आर्सेनिक मैं 30 में ही दी, क्योंकि ये अगेन क्रॉनिक केस है, तो तकरीबन लगभग 1 महीना होने वाला है उस केस को। तो उसने कहा कि मेरे यूरिन का कलर बहुत चेंज हो गया डॉक्टर साहब, मेरी भूख बेहतर हो गई है, नींद कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी ये क्योंकि इस तरह के केस हैं ये लंबे चल रहे होते हैं। मुझे इस केस में भी बड़ा मज़ा आया। मैं अब चाहता हूँ क्योंकि हम थोड़े से एंड की तरफ जाएँ। ये एक दफ़ा एक बच्ची तकरीबन 5-6 माह की, वो उसे लेके आए तो बच्ची हाथों से निकल जा रही हो, पेट में इतना ज़्यादा कॉलिक हो रहा हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि हमें ना कोई कॉज मिल जाए। मैंने कहा क्या हुआ है? वो बस कुछ नहीं जिस तरह। मैंने कहा कुछ तो हुआ होगा, ऐसे अचानक से बच्ची कैसे? तो उन्होंने कहा कि इसकी फैमिली में किसी ने ना इनको शहद दिया है। अब मुझे 2 सिम्टम, एक प्रोमिनेंट जो मेरा जो की सिम्टम था वो एक तो मिल गया कि काजेशन वो मिले जिससे हनी एग्रावेशन, दूसरा कॉलिक पेन है। मैंने जब इसकी फाटक में देखा, ये पेन टीरिंग वेरी सीवियर वायलेंट पेन, नेट्रम कार, हनी एग्रावेशन नेट्रम कार। तो मैंने नेट्रम कार 200 दी और मैं बड़ा हैरान था, विदिन 4 to 5 मिनट्स पे बच्चा स्टेबल होना शुरू हो गया। अगर हम इस लेवल तक जाते हैं फिर हमारे माइंड में ये नहीं रहता किस बीमारी की कौन सी मेडिसिन है। हम कहते हैं जो पेशेंट बताएगा वो मेडिसिन है, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर ये है कि एक इंसान के फिंगरप्रिंट दूसरे से नहीं मिलते, इसी तरह एक की मेडिसिन दूसरे से नहीं मिलती। अच्छा, ये कुछ केसेस थे। कुछ आपको जनरल बताऊं, फाटक की रेपर्टरी में कुछ बहुत मज़े की चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। जिस तरह ये प्रोफाइलेक्टिक के तौर पे, जिसे हिफ्ज़ मा तक़द्दुम कहते हैं। अब पेशेंट को अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, ओल्ड एज में बहुत सारे लोग आते हैं
उन्हें कैथीटर की बार बार अगर लगाना पड़े, उससे फीवर हो जाता है अक्सर लोगों को। कहते हैं कि अगर आपको पता है कि पेशेंट को कैथीटर लगेगा और उसको फीवर हो सकता है, तो उसको इसकी रुब्रिक है कैथीटर फीवर प्रोफाइलैक्टिक, कैम्फोरिक एसिड। कैम्फोरिक एसिड कॉलरा से अगर आपको लगता है कि पेशेंट को कॉलरा हो सकता है, इसको हर साल होता है, उसकी रुब्रिक्स हैं। डिप्थीरिया, हे फीवर है, इन्फ्लुएंजा है, ये प्रिवेंटिव है सारी। ये फाटक रेपर्टरी में बड़ी मज़े की बात है, ये बड़ी रेपर्टरीज में नहीं है। फिर क्विंसी है, येलो फीवर है, ये सारी चीज़ें। एक और बड़ी मज़े की बात, अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह स्किन के इनका बहुत अच्छा काम है। स्किन के हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, एक्नी हुई या कोई पेप्यूल बने, उसके ना निशान रह जाते हैं हमारे पास। बड़ी रेपर्टरी में ये है कि हमें ये रुब्रिक मिल जाती है कि निशान रह जाते हैं ना, लिविंग अ स्कार या निशान छोड़ जाते हैं। किस कलर के निशान छोड़ दें, कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, ये फाटक रेपर्टरी में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरह उन्होंने बताया अगर ब्लू स्टेन लें तो एब्रोटेनम, हमने कभी नहीं सोची, ये उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बार बार। ब्राउन स्टेन आए बर्बरस है, पर्पल स्टेन है फिर भी एब्रोटेनम है, रेड स्टेन है आर्म ट्राइफोलियम है। ये फाटक की ब्लैक इसमें नहीं है, लेकिन ब्लैक मैंने जनरल देखा था, एक्नी ब्लैक में आर्सेनिकम है स्केल का, सही है। एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ, मुझे अचानक याद आ गई। रिसेंट मेरे पास एक पेशेंट आई, उसके इन लॉज में कोई प्रॉब्लम था। उसने ना मेडिसिन तो अपनी लेने आई, लेकिन इतनी को खामियां बता दी इन लॉज में, फ़लाँ ऐसी है, सास ऐसी है, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। मैंने कहा मुझे ये बात समझ आई, आप चले जाओ उन सबको भेज दो। और बाज ना हमें खुद भी इतनी उसकी बुराइयां कर रही थी बेचारी। अच्छा ये ना हमें थोड़ी सी चीज़ें पता होनी चाहिए, जिस तरह फाटक रेपर्टरी में ना डाइवर्जन एमेलुरेशन है। अक्सर मैंने पेशेंट को CPI इस पर पढ़ी दी है, वो देखिए CPI भी है और भी मेडिसिन है। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब जब मैं मसरूफ़ हो जाऊँ ना, मुझे भूल जाती है कि मेरी सिम्टम क्या है, पेन हो रही थी भूल जाती है, ख़ारिश हो रही थी भूल गई, डाइवर्जन एमेलुरेशन। फिर ये नेज़ल कंजेशन की मैंने बताया कि स्टॉप्ड स्प्रेस्ड कोराइजा है, ये रुब्रिक बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत पेशेंट आते हैं हमारे, हमें इस चीज़ का अगर हम इसको देखें तो बड़ा फ़ायदा हो सकता है। फिर ये फाटक की ये बड़ी अहम बात है, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम्स है। असेंडिंग है, पेशेंट के हेड नीचे से ऊपर को जा रही है, ऊपर से नीचे जा रही है, राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट है, डायगनल है, डाउनवर्ड है। इंक्रीज़ कैसे है, ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता सडन स्टार्ट हुई हैं या सडन हुई हैं, सडन ख़त्म हो गई हैं, ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये मैंने ना स्टिक्टा ऐसे पेशेंट को बहुत दी, ये उन्होंने कहा कि पेशेंट को नाक से पानी भी आ रहा होता है, इन्फ्लुएंजा हो रहा होता है, लेकिन कह रहा होता है डॉक्टर साहब ड्राइनेस हो रही, खुश्की है अंदर, फिर भी वो ज़ख्म कर लेते हैं। स्टिक्टा मेडिसिन अगर हम देखेंगे ना ड्राई कोराइजा के, और भी मेडिसिन है। अब फिर टाइम एग्रावेशन एंड मेलुरेशन बहुत ज़्यादा अहम है, इसके चैप्टर्स हैं। मसलन टाइम क्या है, पेशेंट आ कहता है मॉर्निंग में एग्रावेशन है, इवनिंग में है, नाइट में है, 6 बजे सुबह होता है, 7 बजे 8 बजे टाइम की, ये बाकी और भी रुब्रिक्स ले सकते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और आखिर पे हम मैं बताऊं ये, क्योंकि हम एंड पे जा रहे हैं, टेक होम मैसेज ये है, एक तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि ग्रैंड जनरलाइजेशन है फाटक रेपर्टरी की। दूसरी ये है कि जब हम फाटक रेपर्टरी को खोलते हैं ना, तो बिटवीन द लाइंस पढ़ना चाहिए क्या है। हमने एक रुब्रिक देखी, आर्म्स में गए तो उसकी सब रुब्रिक्स देखें ना, हमारा केस हो सकता है वहीं पे पढ़ा हो। ये छोटी सी बुक है, ये इससे हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। कोई क्वेश्चन हो किसी का? किसके? डॉक्टर साहब मैकेनिकल रेपर्टराइजेशन से ये मतलब है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह हमारे पास डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने अपना बताया कि वो एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम का केस था, तो वो आके उसने बहुत सारी सिम्टम बता रहा है, डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिपेशन है। अब कॉन्स्टिपेशन उसे अगर इतनी सीवियर होती तो वो कहे कि डॉक्टर साहब मोशन ही नहीं आता, वो जस्टिफाई नहीं कर रही थी। अगर मैं कॉन्स्टिपेशन, जनरल कॉन्स्टिपेशन भी ले लूँ, वो कि वो चक्कर आते हैं, अगर मैं वो ले लूँ, उसके साथ उसने कहा कि मुझे करवटें बदलता हूँ, ये चीज़ें जितनी, अगर मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर दूँगा ना, पेशेंट की बहुत सारी चीज़ें उसमें इंटेंसिटी नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है उसको क्रिएट कर रहे। हमने सिम्टम वो ले रही हैं जो पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, हमने उसको साइड पे करना है, उसको फ्री फ्रॉम डिजीज़ करना है।
बेशक उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, फिज़िकल लेवल पे। बहुत अच्छा ऐसा होता है केस हमारा, बहुत मज़ेदार केस वो बनता है कि फ़िज़िकल चीज़ें भी मिल जाएँ, आपको उसकी मेंटल पिक्चर भी मिल जाए। आप कहते हैं कि क्या बहुत अच्छी चीज़ हमें मिल जाती है, एक ट्रिगर होता है। ये आपके मौजूद से अर्ज का बात है जी कि मोहम्मद ने वो लेक्चर दिया था सोलाइसिस। जी तो सोलाइसिस जो है वो किस तरह में आपका है और ऐसे इसको कैसे हम फिक्स करेंगे कि नुस्खे के लिए। मेरा ख्याल है ये तो आप डॉक्टर साहबा से ही पूछें। चला आपको ये तो डॉक्टर साहबा का क्वेश्चन है, आपको उन्हीं से करना चाहिए था। और एक आखिर पे डॉक्टर साहब 2 मिनट बस। अच्छा, एक मैं डॉक्टर साजिद शहीन साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने हमारे लिए ना ये फाटक रेपर्टरी भी और फाटक मटीरिया मेडिका भी ये अवेलेबल हो गए हैं। इन्होंने यही थोड़ा सा बता सकते हैं। जितने लोग अगर कोई चाहें तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने शायद को दानियाल वालों से कांटेक्ट करके हमारे लोगों के लिए उन्होंने इसको मंगवा लिया। डॉक्टर साहब अवेलेबल है, थोड़ा सा आइएगा। यार वालों ने शाया किए लाहौर, तो ये आपको अवेलेबल होंगे लाइफ होमियो स्टोर से। ठीक है, चनियोट बाज़ार में ना लाइफ होमियो स्टोर से ही मिल जाएगी आपको। ये दोनों हैं, इनके प्राइस भी उधर ही उन्होंने मेंशन कर दिए हैं। लाइफ ठीक है, होमियो स्टोर वाले इनके ठीक है। पास इनके सारे। ये इनका बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब का। लेकिन ये वर्थ फाइल बुक है बिगिनर के लिए। ख़ास तौर पे ना हम इतने सारे पेशेंट की सिम्टम्स के स्टफ़ में से केस को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इंडिविजुअलाइज करना। आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो सकती है। और एक आखिरी बात, अगर आप लोग चाहेंगे, हम नेक्स्ट सेशन, मैं वैसे चाह रहा था, मैंने डॉक्टर इशफाक साहब से भी बात की, थोड़ा सा टाइम भी हो रहा है, कि हम पोलैरिटी एनालिसिस पे कर लें। पोलैरिटी एनालिसिस भी एक अप्रोच है, ये ग्रैंड जनरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट पे है, बोनिंग आसन पे है। और इसकी मज़ेदारी की बात ये, इसका सॉफ्टवेयर भी फ्री है, ऑनलाइन चलता है। ये बहुत आसान है। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम इसी तरह की अप्रोचेस को ज़्यादा डिस्कस किया करें, ताकि ना हम लोग खुद मछली पकड़ने के काबिल हो सकें। एग्री करते हैं? चलें जी, बहुत शुक्रिया।